तो आज मैं फिर से महाराष्ट्र की राजनीति, और वैसे देखिए तो महाराष्ट्र की हो या देश की राजनीति एक ही होती है, क्योंकि महाराष्ट्र तो भारत देश में ही है, हिंदुस्तान में है। लेकिन जब कोई तुलना होती है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बोलना चाहिए, तब ये बातें आ जाती है। अब देखिए, अचानक से एक बात हो गई है कि शिवसेना में नई लीडरशिप ढूंढना शुरू हो गया है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को छोड़कर 40 विधायक निकल गए और एक नई सरकार बनी, पार्टी के सुप्रीमो होने के बावजूद उद्धव ठाकरे को कुर्सी छोड़नी पड़ी, उनकी चीफ मिनिस्टरशिप चली गई, और उसके बाद अब नई सिरे से उनको संगठन खड़ा करने की ज़रूरत आ गई है। लेकिन नेता कोई बचा नहीं है, इनके पास कोई नेता बचा नहीं। जो कुछ है वो इतने छुटपुट है, और उसमें भी जो खाली जबान चलाते थे वो संजय राउत अंदर पड़े हैं। तो अब करे क्या? तो ये नए नेता ढूंढने की कोशिश कर रहे। इनका जो बड़ा बेटा है आदित्य ठाकरे, वो गांव गांव घूमकर अब लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे संगठन खड़ा नहीं होगा। शिवसेना जिस ढंग की संगठना थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, पार्टी थी, उस ढंग की पार्टी चलानी है तो बहुत एग्रेसिव होना पड़ता है, और इसलिए नए नए नेता ढूंढे जा रहे। इतने सालों से 10, 12, 15 सालों से एक एक करके जो एग्रेसिव लीडर थे वो उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के अंदर ही खत्म कर दिए। उनको यानी जो लड़कर पार्टी बढ़ाते थे, बाला साहब के ज़माने से हम देखेंगे तो बाला साहब बहुत नहीं घूमते थे, मीटिंगें करते थे, वगैरह करते थे, लेकिन रास्ते पर उतरकर लड़ने वाले जो शिवसैनिक होते हैं और उनका नेतृत्व करने वाले बहुत सारे नेता थे। प्रमोद नवलकर थे, मनोहर जोशी थे, दत्ताजी साल्वी थे, नेक्स्ट जनरेशन में फिर दिवाकर रावते आ गए, सुभाष देसाई आ गए, नारायण राणे आ गए, फिर इन्हीं के घर से निकलकर राज ठाकरे जैसा नेता आ गया। ऐसे सब जो लड़ने वाले थे, बस उद्धव ठाकरे के हाथ में सत्ता आने के बाद, पार्टी आने के बाद, उन्होंने एक एक करके एग्रेसिव नेता जो थे उनके पर काट लिए, उनकी आवाज़ बंद कर दी। तो मानो शिवसेना एक सोफिस्टिकेटेड पार्टी बन गई। यानी एक महिला नेता है शिवसेना की, नीलम गोरे, वो बोलते हैं कि उद्धव जी ने शिवसेना से राणा संस्कृति खत्म कर दी। तो जाने तो वो बात अलग है, कभी उस पर बोलूँगा। लेकिन आज ये बात है कि आदित्य ठाकरे पिछले 1 महीने से पूरी महाराष्ट्र में घूमने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ विधायक बागी हो गए, उनके चुनाव क्षेत्र में जाकर उनको आह्वान देने की कोशिश कर रहे, मीटिंगें कर रहे, यात्रा कर रहे। तो ये जो बात हो गई है, उसके बावजूद शिवसेना को रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और अभी अभी जो एक कुछ 270 ग्राम पंचायत चुनाव हो गए, उसमें तो उद्धव की पार्टी या उद्धव का गुट जो था वो पूरा पिछड़ गया। अभी कुछ बना नहीं है। एकनाथ शिंदे के लिए पार्टी का ढांचा तक नहीं बना है, फिर भी उन्होंने 40 ग्राम पंचायत जीत ले, जबकि उद्धव की गुट जो है, उद्धव का गुट, उसको 27 ग्राम पंचायत जीतने में सक्सेस मिल गया। तो कहने की बात है कि अकेला आदित्य जो लड़ रहा है, उसके साथ कोई बड़ा नेता दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे बाला साहब के समय हो, बिल्कुल उद्धव के समय में भी हम देखें तो बहुत सारे नेता होते थे, लेकिन आज कोई नेता बचा नहीं है। तो इसलिए अब फिर से पार्टी खड़ी करनी है तो लड़ाकू और एग्रेसिव लीडर्स शिवसेना को चाहिए, और वो कोई निकल कर नहीं आ रहे। पिछले 1.5 महीने से मैं देख रहा हूँ, कोशिश कर रहे लेकिन कोई नेता नहीं निकल आ रहा है। तो इसलिए शायद इन्होंने अब अपने दूसरे छोटे बेटे को, तेजस ठाकरे को आगे लाने का तय किया है। इस पर चर्चा शुरू हो गई। उद्धव ठाकरे के बिल्कुल नज़दीकी माने जाने वाले या उनके स्वीय सहायक जो है मिलिंद नार्वेकर, उन्होंने उसका जिक्र किया। पिछले साल भी तेजस का जब बर्थडे था, उस वक्त उन्होंने फुल पेज एक ऐड दी थी, इश्तिहार दिया था कि ये कैसे
बाला साहब जैसे ये बाला साहब जितने एग्रेसिव थे, बहुत तेज थे, वैसे ही तेजस ठाकरे भी तेज तर्रार नेता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो तेजस ठाकरे को अब लाने की कोशिश हो रही है, और ये कोशिश जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि यहां कहीं शिवसेना की पूरी कांग्रेस बन गई है क्या? क्योंकि इसी ढंग से पिछले 10-15 साल में आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस की बुरी हालत हो गई। कांग्रेस राजीव गांधी जाने के बाद नरसिंह राव चलाने की कोशिश कर रहे तो वो तो नहीं हुआ, लेकिन कम से कम उन्होंने कांग्रेस जीवित रखी थी। लेकिन केसरी, सीताराम केसरी आने के बाद बीजेपी एक नंबर की पार्टी बन गई और कांग्रेस पिछड़ गई। तो कांग्रेस को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सोनिया जी अपना घर छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ गई, संसार छोड़ा और पार्टी में आ गई। उन्होंने पार्टी की लीडरशिप संभाली और फिर से 10 साल के लिए भले गठबंधन बनाकर क्यों न हो, लेकिन कांग्रेस को सत्ता में लाया था। और जब सोनिया गांधी 5 साल अच्छी ढंग से पार्टी चला पाई और दूसरी 5 साल के बाद उन्होंने गठबंधन बनाकर कांग्रेस को सत्ता में लाया, तो उनकी जगह आगे अगली जनरेशन में, पीढ़ी में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए राहुल गांधी को लाया गया। लेकिन राहुल गांधी ने जिस ढंग से 2004 के बाद पार्टी में अपने पैर जमाते जमाते पार्टी के पैर ही ढीले कर दिए, ये तो आप सब जानते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन शिवसेना से कांग्रेस का कंपैरिजन जो करना है, तुलना करनी है, तो एक बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। 2.5-3 साल पहले जब आदित्य ठाकरे चुनाव में उतरने वाले थे, उस वक्त उनको अलग अलग चैनल पर बुलाया जाता था। तो ऐसा ही आज तक का जो नेटवर्क है, इंडिया टुडे नेटवर्क है, उसके एक कार्यक्रम में कुछ युवा नेता, यूथ लीडर्स को बुलाया गया था और उसमें भी आदित्य ठाकरे को बुलाया गया था। और उनकी एंकर जो थी अंजना ओम कश्यप, बेचारी को पता नहीं था कि उनका माइक ऑन है, उनको लग रहा था कि वो ऑफलाइन है, लेकिन वो ऑन एयर थी। और जाते जाते उन्होंने पासिंग रेफरेंस दिया था, एक टिप्पणी की थी कि आदित्य ठाकरे शिवसेना का राहुल गांधी साबित होगा, लिख के रखो। ऐसा उनका जो है वह अभी आज भी आपको मिलेगा, उपलब्ध है यूट्यूब पर। तो बात यह कि आज 2-2.5 साल बाद अंजना ओम कश्यप के शब्द पूरे के पूरे सच्चे साबित हो गए, ठीक साबित हो गए कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कांग्रेस डुबो दी, बस उसी ढंग से आदित्य ठाकरे ने भी शिवसेना का सत्यानाश कर दिया है। इनसे बहुत सारे लोग निकल गए। कांग्रेस के लिए तो कम से कम चुनाव में हार हुई थी, लेकिन यहाँ आदित्य ठाकरे मिनिस्टर बने और उनके पिताजी जो शिवसेना के सुप्रीमो हुए वो मुख्यमंत्री बने, फिर भी पार्टी की बुरी हालत हो गई है। और इस बुरी हालत के लिए खुद आदित्य ठाकरे जिम्मेदार है। कल परसों मेरा ख्याल है राज ठाकरे के बेटे ने अच्छी कमेंट की है। उन्हें पूछा गया है कि आदित्य ठाकरे जोर शोर से हर जगह घूम रहे, पार्टी को रिज्यूनेट करने की कोशिश, पार्टी का पुनर्निर्माण करने की, नवनिर्माण करने की कोशिश कर रहे। तो अमित ठाकरे बोले कि बहुत पहले से अगर घूमते और मिनिस्टर बन के ना घूमते, नेता बनकर घूमते, तो आज उनको घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी कमेंट अमित ठाकरे जो राज ठाकरे के बेटे हैं उन्होंने की। लेकिन एक बात हमें समझना चाहिए कि इसी ढंग से शुरू में मेरा ख्याल है 2009 के बाद राहुल गांधी को ही कांग्रेस का प्रमुख नेता बनाने की कोशिश हो गई और 2011-12 में उनको कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया और प्रैक्टिकली वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर ही काम करते थे। और 2014 में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हो गई, कांग्रेस का पूरा सफाया हो गया और उससे कांग्रेस अभी भी उभर नहीं पा रही है। लेकिन जब जब ऐसी बात होती थी 2009 के बाद, राहुल गांधी का फेल्योर दिखाई दे रहा था, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उस वक्त
ये बोला जाता था कि कांग्रेस के पास और एक ट्रम्प कार्ड है, कांग्रेस के पास और एक हुकुम का पत्ता है, और वो क्या था? तो प्रियंका गांधी वड्रा। तो अगर राहुल गांधी फेल्योर हो जाते हैं तो प्रियंका वाड्रा को लाया जाएगा। और मुझे याद है 2009 का जो चुनाव था, तो 2009 के चुनाव में फिर से बहुत सालों के बाद यूपी में कांग्रेस को लोकसभा की अच्छी सीटें मिली थी, 80 में से कुछ 22 सीटें मिली थी। तो उसका सेहरा राहुल के सर पर बांधा गया और बोले कि अब 2009 के बाद 2012 का विधानसभा चुनाव आएगा तो फिर से यूपी में अकेले अपने बलबूते पर कांग्रेस की सत्ता लाई जाएगी। और राहुल गांधी को इतना आगे लाया गया, राहुल को नेता बनाया गया, और दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी अगले 2-2.5 साल यूपी में ही डेरा डालकर बैठ गए और कांग्रेस की और बुरी हालत हो गई। 2012 में कांग्रेस की और बुरी हालत हो गई, और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस में राहुल गांधी के बारे में क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन आते गया कि बस अभी निराशा है, राहुल नहीं कांग्रेस को संवर सकते, ना बढ़ा सकते, हाँ उसका सत्यानाश कर सकते। ये भावना आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस में परकोलेट होना शुरू हो गया। कांग्रेस में ये भावना आनी शुरू हो गई 2012 के बाद, क्योंकि 2012 में यूपी में कांग्रेस की बुरी हालत हो गई, और उसी समय से उसके कुछ महीनों बाद गुजरात में मोदी ने तीसरी बार विधानसभा बड़ी तादाद की संख्या में बड़ी मेजॉरिटी से जीत ली, और मोदी का नाम प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए लेना शुरू हो गया। तब मोदी के सामने कौन लड़ेगा? तो राहुल गांधी लड़ेंगे। ये चर्चा जब शुरू हो गई तो बहुत लोगों के मन में डर था, अरे मोदी के सामने ये क्या टिकेगा, नहीं टिकेगा। इसलिए अगर मोदी के सामने राहुल गांधी टिक नहीं पाते तो उनकी जगह अपना और एक ट्रम्प कार्ड है जिसका नाम है प्रियंका वाड्रा। तो जिस ढंग से आगे चलकर आहिस्ते आहिस्ते, और मुझे याद है 2013 में मेरे क्या बोलते हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बुरी हालत हो गई कांग्रेस की, बहुत बड़ी, यानी सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। तो जो फ्रस्ट्रेशन था, नैराश्य था, वैफल्य था कांग्रेस जनों में, तो उससे उभरने के लिए वो लोग सोचने लगे थे कि भाई अब राहुल गांधी बस हो गया, अब प्रियंका को लाओ, क्योंकि प्रियंका कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड, हुकुम का पत्ता साबित होगा। क्योंकि उस वक्त तक, और मेरा ख्याल है 2019 आने तक या 2017 आने तक प्रियंका वाड्रा पॉलिटिक्स में नहीं थी। वो अमेठी और रायबरेली, ये 2 ही लोकसभा चुनाव क्षेत्र देखती थी अपने भैया के लिए और अपनी माँ के लिए। तो वो तो उनकी ट्रेडिशनल यानी पुरखों की जमीन थी, तो वहाँ प्रियंका हो ना हो आसानी से कोई भी जीत सकता था। बीच में 2 चुनाव कोई नहीं था, फिर भी जब ये गांधी पधारे वहाँ, सोनिया हो या राहुल हो, तो आराम से जीत गए थे, क्योंकि वहाँ किसी ने इनको कभी चैलेंज नहीं दिया था। और अगर वहाँ से दोनों सीटें जीतने में प्रियंका वाड्रा कुछ करती है या कुछ भी नहीं करती है, सिर्फ वहाँ हाजिरी लगाती है, फिर भी वो जीतते हैं, तो प्रियंका वाड्रा को ट्रम्प कार्ड बोला गया था। लेकिन 2019 का चुनाव आते आते, 2017 का विधानसभा चुनाव आते आते जो बुरी हालत हो गई कांग्रेस की यूपी में, प्रियंका वाड्रा होते हुए भी, उसके बाद ये फ्रस्ट्रेशन पूरा हो गया कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है। लेकिन फिर भी चर्चा होती रही। अगर आपको याद होगा तो 2017 का तो चुनाव प्रियंका गांधी डायरेक्टली नहीं थी, लेकिन 2019 के चुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस में आ चुकी थी और उनको आधे यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा अमेठी भी हार गई।
यानी जो उनके पिताजी से लेकर और चाचा जी से लेकर अमेठी चुनाव क्षेत्र कांग्रेस के पास था, वो भी 2019 में प्रियंका वाड्रा ट्रम्प कार्ड बनकर कांग्रेस के लिए आई, तो भैया और बहना ने मिलकर अमेठी भी गंवाई थी। तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूं कि एक दांव चलता नहीं तो दूसरा दांव खेलने की कोशिश होती है। उसी ढंग से राहुल गांधी बुरी तरह से हार गए तो प्रियंका को वड्रा क्या बोलते ट्रम्प कार्ड बोल के पेश किया गया। बार बार उसकी मीडिया में चर्चा हुई, लेकिन जब परीक्षा की बारी आ गई, परीक्षा का पला गया, चुनाव का पला गया, तो 2019 में प्रियंका वाड्रा एक्टिव थी और उन्हीं के नेतृत्व में अमेठी की सीट हारी गई। और हार इतनी तय थी कि वोटिंग होने से पहले, चुनाव के वोट की गिनती होने से पहले राहुल गांधी अमेठी से भागकर वायनाड पहुंच गए थे, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि उनको भी गारंटी थी कि अपनी बहना ही अपने को हरा देगी। स्मृति ईरानी तो सामने की कैंडिडेट है, लेकिन राहुल गांधी को भी ट्रम्प कार्ड का मतलब समझ में आया था। तो इसलिए ये रेफरेंस मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आज अगर जो महाराष्ट्र में शिवसेना की बुरी हालत है उससे निकलने के लिए और पार्टी को फिर से संवरने के लिए अगर आदित्य ठाकरे की ताकत कम हो रही है तो तेजस ठाकरे को लाने की जो बात है वो प्रियंका वाड्रा जैसी है। होपिंग अगेंस्ट होप ऐसा अंग्रेजी में बोला जाता है कि जब कोई आशा नहीं बचती फिर भी जो आशा नहीं है उसको आशा बनाने की कोशिश की जाती है, होप बनाने की कोशिश की जाती है। तो उसी ढंग से उद्धव ठाकरे पार्टी नहीं संभाल पाए, आदित्य ठाकरे ने तो उसका सत्यानाश कर दिया। अंजना ओम कश्यप के शब्दों में कहे तो ये तो शिवसेना के लिए राहुल गांधी बन गए। तो अब जो कुछ बचे कुछ आज भी उद्धव निष्ठ शिवसैनिक है, उनको लगता है कि शायद तेजस ठाकरे हमको बचा सकता है। ये लोग एक बात भूल रहे हैं कि जिन्होंने बाला साहब के समय से शिवसेना खड़ी की, उसके लिए लड़े, जूझते जूझते जिन्होंने शिवसेना खड़ी की उनको ही उद्धव ठाकरे ने खत्म किया। और जो कुछ बचे कुचे थे एकनाथ शिंदे जैसे वगैरह वगैरह, उनको तो आदित्य ठाकरे ने भगा दिया। तो वैसे लड़ाकू लोग आपको इकट्ठा करने पड़ेंगे। तेजस ठाकरे कोई जादू नहीं करेगा, जादू की झप्पी लेकर कोई शिवसेना फिर से खड़ी नहीं कर पाएगा। जैसे कि प्रियंका वाड्रा कुछ नहीं कर पाई, तो यही बात शिवसेना में हो रही है। तेजस अभी भी तेजस ठाकरे ऑफिशियली शिवसेना में नहीं आए, वैसे ही प्रियंका वाड्रा का जैसे चल रहा था नाम, बहुत सालों से चल रहा था कि शिवसेना के कांग्रेस के लिए बड़ा ट्रम्प कार्ड है, वैसे ही आज। और इसलिए बाला साहब का कोई पुराना भाषण है, उसमें से एक क्लिप निकालकर बार बार अलग अलग चैनल पर दिखाई जा रही है। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि तेजस ठाकरे अचानक आकर कोई जादू की झप्पी लेकर नहीं आएंगे और जादू की झप्पी छड़ी घुमाई और शिवसेना फिर से खड़ी हो गई, पूरी ताकतवर और एग्रेसिव बनकर शिवसेना सामने आई, ऐसा होने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि प्रियंका वाड्रा जैसे ओवररेटेड, उनकी चमचेगिरी बहुत हुई, उनको ट्रम्प कार्ड हुकुम का पत्ता बताने की कोशिश बहुत हुई, लेकिन परिणाम बिल्कुल नहीं मिला। अगर हम पिछले चुनाव 3-4 महीने पहले हुए चुनाव देखें तो यूपी में कम से कम 7 विधायक थे। 2017 में यूपी विधानसभा में जब बीजेपी बहुत उसकी लहर थी और 300 से ज़्यादा सीटें जीती, उस वक्त भी कांग्रेस के पास कम से कम 7 सीटें थी। इस वक्त तो सिर्फ 2 सीटें बची है। ये प्रियंका वाड्रा का करिश्मा है।